Okay, dear friends and viewers, today is Saturday, and most importantly, this is the week of festivals. ये उत्सवों का सप्ताह है। मैं चाह कर भी रेगुलर नहीं रह पाया क्योंकि आप जानते हो कि पिछले 2 लेक्चर्स के बाद मुझे एक लेक्चर में गैप करना पड़ा। लेकिन ये इस वीक में मुझे कई लेक्चर्स लेकर आने हैं। तो 3 बातें हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि 1 वीक में आपका जनरल स्टडीज थोड़ा आगे बढ़ जाता है। लेकिन पढ़ने का फैशन कुछ ऐसा होता है, जनरल स्टडीज या तो एनसीईआरटी पुस्तकों में दिखती है या फिर न्यूज़पेपर में जो करंट न्यूज इश्यूज होते हैं उसी में दिखते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो अनकही रह जाती है। जैसे मैं 2-3 उदाहरण आपको देना चाहूँगा। अब इसी सप्ताह में मैं कोई ऐसे इशू को सिलेक्ट करना चाहता था कि जिसको मैं प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों के साथ जोड़कर देख सकूं। कई इश्यूज हैं। जैसे एक इशू चाइना में चाइनीज कम्युनिज्म का है और शी जिनपिंग का आप जानते हो कि 20th कांग्रेस में उसने अपने लीडरशिप को रीअसर्ट करके माओ से भी महान बनने की कोशिश की है। वो एक अलग तरह का प्रयास है। उसको हम चाइनीज एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिज्म से जोड़कर यानी चीनी साम्यवाद के क्रमिक विकास के रूप में देखेंगे तब उसका अर्थ हम समझ पाएंगे। दूसरा इशू हमारे सामने आता है, वह इशू है ब्रिटेन में गवर्नमेंट क्राइसिस का। एक के बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और सरकारें ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। अब इसमें अगर कोई एक मैं औसत आर्टिकल्स में ही पाता हूं कि भाई अब ऋषि सुनाक, इससे पहले बोरिस जॉनसन, इससे पहले आप देखते हो कि ट्रूज, इन पूरी की पूरी एक श्रृंखला में अगर आप देखें तो लगभग 5 प्राइम मिनिस्टर्स के एरा को पार किया है। डेविड कैमरून ने ब्रेक्जिट के लिए जनमत संग्रह कराया। उस जनमत संग्रह में वो हार गए। उनको अनसेरेमनियसली निकलना पड़ा, बड़े ही बेआबरू होकर उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। फिर आई टेरेजा मे, उन्होंने कोशिश की ब्रेक्जिट को अपने ढंग से ले जाने की। उन्होंने बहुत बड़ी समस्या फेस किया, चुनाव हारे, चुनाव हारी। चुनाव हारने के बाद उन्हें भी बहुत असम्मानजनक ढंग से निकलना पड़ा। फिर बोरिस जॉनसन आए, उन्होंने अपने पावर को असर्ट किया। फिर उसके बाद आपने ट्रूज की सरकार देखी जो 45 डेज ही चल सकी। और फिर लास्ट में आप देख रहे हैं सुनाक की सरकार, जिससे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है। देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो आप उसको सिर्फ करंट अफेयर्स की तरह पढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे यह कहना है कि मैं उसे चाहता हूं कि एक लार्जर कंटेक्स्ट में सारे करंट के इश्यूज को जोड़कर देखा जाए। अब ये जितने प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, सरकारें बन रही है, गिर रही है, ये सभी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है। कैन यू इमेजिन इन इंडिया कि बीजेपी में मोदी जी का स्थान कोई बीजेपी का दूसरा लीडर खड़ा हो और मोदी जी को अपने ही पार्टी के लोग उनके गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में पुल डाउन करें और फिर दूसरे बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार गठित हो। क्या आप इंडिया में परिकल्पना कर सकते हो? मैं अभी की बात नहीं कर रहा, पीछे कांग्रेस में ही कि नेहरू परिवार से अलग कोई व्यक्ति उसको चैलेंज करके कोई दूसरा कांग्रेस का लीडर खड़ा हो जाए? नहीं। तो मैंने आपको यह बताया कि वह सारी की सारी प्रक्रियाएं सिर्फ कंजर्वेटिव पार्टी में चल रही है, लेबर पार्टी हाशिए पर खड़ी है। इस पर भी एक बहुत अच्छा लेक्चर बनता है। और इसके बाद क्योंकि ये कैसे ब्रिटिश डेमोक्रेसी का जो मॉडल है वो हमारे थर्ड वर्ल्ड डेमोक्रेसी या इमर्जिंग इकोनॉमी का डेमोक्रेसी भी कहीं थोड़ा सम्मानजनक शब्द होगा शायद भारत के लिए, उससे वो डेमोक्रेसी कैसे अलग है, वो मैच्योर क्यों है, हम लोग क्यों पीछे हैं। आज भी हम एक गवर्नमेंट, एक पार्टी लीडर या एक परिवार से पृथक होकर नहीं सोच पाते, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। उसके बाद आप देखेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो इलेक्शन हुआ, हो सकता है कि वह बहुत इंडिपेंडेंट नहीं हो सका, कुछ उसमें नेहरू परिवार की भूमिका रही हो। लेकिन इन द हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस, नॉट द हिस्ट्री ऑफ द कांग्रेस बट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज, यू विल फाइंड द फर्स्ट एग्जाम्पल in which the head of the party is being elected with the proper announcement and public participation. Not public participation means कि the participation of the members. जो कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, यह अनबिलीवेबल चीज है पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर आज तक। तो क्या इसको हम इंटर पार्टी डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट से जोड़कर देख सकते हैं? मैं स्टूडेंट्स, मैं दूसरा टॉपिक लेने आया हूं। मैं इन 4-5 इश्यूज के बारे में आपको बता देना चाहता। 31 अक्टूबर को हमारा, आप जानते हो कि नेशनल यूनिटी डे है,
जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल का उस दिन जन्मदिन के अवसर पर 2014 से यह मनाया जा रहा है। तो उसमें हमने एक लेक्चर, ये पूरे वीक में आपको मंडे को वो लेक्चर 31 अक्टूबर को मिलेगा, जिसमें हम वल्लभ भाई पटेल को याद करेंगे जैसे पीछे हमने गांधी और डॉक्टर अंबेडकर को याद किया था। लेकिन 31 अक्टूबर का जो सेंटेनरी डे भी है, ये एक शताब्दी दिवस भी है, क्योंकि मैं आपको याद दिलाऊं कि 31 अक्टूबर को दुनिया में पहली फांसीवादी सरकार बेनिटो मुसोलिनी के अधीन इटली में गठित हुई थी। आज 100 वर्षों के बाद फिर वहां फांसीवाद इटली में लौट गया है, और जॉर्जिया मेलोनी की जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं मुसोलिनी की पार्टी के आदर्शों से प्रभावित है। तो आफ्टर 100 ईयर्स कमबैक फासिज्म का इटली में हो रहा है, इसलिए फासिज्म पर एक लेक्चर बनता है जो मैं आपको प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज में फांसीवाद के उत्थान, पतन और पुनरुत्थान की चर्चा करूंगा। लेकिन चूंकि 31 अक्टूबर के दिन दोनों घटनाएं हैं, तो एक को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। एक नेशनल इवेंट है, दूसरा इंटरनेशनल इवेंट है, और दोनों के अपने सिग्निफिकेंस हैं। तो पहला स्थान हम वल्लभ भाई पटेल को ही देना चाहेंगे और राष्ट्रीय एकता दिवस को ही मनाना चाहेंगे। उसके 2 दिनों के बाद यही लेक्चर मैं फांसीवाद पर आपको फिर अवेलेबल कराऊंगा। लेकिन इस वीक में हमारे 3 लेक्चर हिंदी पर जाएंगे, लेकिन इंग्लिश चैनल को भी मैं एक्टिवेट कर रहा हूं, क्योंकि मैं उस पर रेगुलर अब तक लेक्चर नहीं देता था, परंतु अब हर वीक मेरा इंग्लिश चैनल पर भी लेक्चर जाएगा। और उसमें मेरा जो नेक्स्ट वन लेक्चर बनना है, तो आई हैव टू डिस्कस विथ यू पीपल कि वो नेक्स्ट वन लेक्चर हमारा बनना है चाइना के कम्युनिज्म के मॉडल पर और सी जिनपिंग की भूमिका पर। यह मेरा लेक्चर इंग्लिश में जाएगा। तो ये पूरे सप्ताह मैं इस लेक्चर में व्यस्त रहूंगा, और आप लोगों से के समक्ष आज जो मैं लेक्चर लेकर आया हूं उसका भी अपना रेलिवेंस है, बहुत व्यापक रेलिवेंस है। वह है क्यूबा प्रक्षेपात संकट से यूक्रेन संकट, परमाणु युद्ध का खतरा। यह लेक्चर मैंने क्यों बनाया, मैंने क्यूबा प्रक्षेपात संकट को क्यों याद किया? क्योंकि 16 अक्टूबर से वह घटनाक्रम शुरू हुआ जो लगा कि दुनिया को समाप्त कर देगा, और अंत में 28 अक्टूबर को वह कंक्लूड हुआ। यह घटना 1962 की है, और 1962 16 अक्टूबर से वह घटनाक्रम आरंभ होकर 28 अक्टूबर को समाप्त हुआ, और दुनिया एक विनाशक परमाणु युद्ध से बचा। दुनिया की रक्षा किसी तरह हुई, और हम लोग एक बार फिर अ न्यू लीज ऑफ लाइफ को प्राप्त किया। इसलिए उस क्यूबा प्रक्षेपात संकट के बारे में विश्व के सभी लोगों को जानना मुनासिब है। अब कहेंगे भाई फिर मैं क्यूबा प्रक्षेपात संकट इतने दिनों के बाद क्या याद कर रहा हूं, इसकी क्या प्रासंगिकता है? तो मैं आपको बताऊं कि इसकी प्रासंगिकता यह है कि अभी आज से 3 दिन पहले मैंने डिफरेंट चैनल्स पर पाया कि जिस तरह से व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन संकट के समय खुले परमाणु युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं दुनिया को, विशेषकर नेटो कंट्रीज को। मेदवेदेव जो एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्रेसिडेंट है रूसी गणतंत्र के, उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि अटलांटिक के उस पार और यूरोप में जो ये बड़े बड़े दिग्गज नेतागण हैं, जिनको उन्होंने डेमोगॉग्स कहा, जो बड़े अपने को कुशल प्रवक्ता मानते हैं, क्या इस संभावना से भयभीत नहीं है कि वो कल समाप्त हो सकते हैं? तो मतलब यह है कि इतनी बड़ी चेतावनी, और व्लादिमीर पुतिन ने तो इतना तक कह डाला कि जब परमाणु हथियार का प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका जापान के युद्ध में कर सकता है तो हम क्यों नहीं? और उनके जो विदेश मंत्री है सर्जेई शोइगु, उन्होंने घूम घूम कर दुनिया के विदेश मंत्रियों से, फॉरेन मिनिस्टर से संपर्क किया, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल हैं, और राजनाथ सिंह से भी उनकी वार्ता हुई, और उस संदर्भ में उन्होंने यह बात कही है कि यूक्रेन ने एक डर्टी बम का उपयोग करने जा रहा है। एक डर्टी बम बनाया गया है यूक्रेन के द्वारा, जिसका कभी भी दुरुपयोग हो सकता है। मतलब उनका इशारा यह है कि हमें यूक्रेन से परमाणु आक्रमण का खतरा है। अब आप समझ सकते हो, उन्हें यूक्रेन से परमाणु युद्ध का खतरा है, परमाणु आक्रमण का खतरा है। कहीं यह रूसी गणतंत्र की एक सोची समझी चाल तो नहीं है कि अगर हम यूक्रेन पर परमाणु हमला करते हैं तो उस समय हमारा यह प्रोपेगेंडा काफी काम आएगा। यह
आक्रमण आत्मरक्षा के लिए। इस बात ने हमें भयभीत कर दिया, विशेषकर इसलिए कि 9 महीने के अथक प्रयत्नों के बाद भी रूसी गणतंत्र जीत नहीं पा रहा। हाँ, पराजित भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि रूसी गणतंत्र पराजित होने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है और रूसी गणतंत्र एक तरफ पराजित होने के लिए जितना कमजोर होना चाहिए उतना नहीं है, दूसरी तरफ यूक्रेन को जीतने के लिए जितना पावर चाहिए उतना नहीं है। इसलिए नाटो के द्वारा जो उसे अतिरिक्त ऑक्सीजन दिया जा रहा है, बावजूद इसके यूक्रेन युद्ध जीत नहीं सकता। लेकिन रूसी गणतंत्र उसे हरा नहीं पा रहा। 9 महीने बीत चुके हैं, अब आने वाला है विंटर। जब उस शर्त में जब सब कुछ जमना शुरू होगा तो रूस का युद्ध प्रयास, जो रशिया का वॉर एफर्ट्स है, वह बुरी तरह दुष्प्रभावित होगा। रूस को अपना ऑपरेशन बंद करना होगा, जो ऑपरेशन वो फिर मार्च अप्रैल में आरंभ कर सकता है। ये 3-4 महीनों का जो आगे लॉस होने जा रहा है, कहीं उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वो कहीं परमाणु विकल्प पर तो विचार नहीं कर। और चिंता का विषय यह है कि पिछले 75 वर्षों से एक तरह का जो न्यूक्लियर डिटेरेंट की थियरी आई थी, जिसके तहत यह लागू किया गया था कि आपके पास भी परमाणु हथियार और हमारे पास भी, और अगर हमारे पास अगर सेकेंड स्ट्राइक स्टेमिना और कैपेबिलिटी है, और अगर हम उतना एश्योर्ड होकर आप पर तुरंत हमला, परमाणु हमला कर सकते, तो आप हिम्मत नहीं करेंगे हमारे पास हम पर परमाणु हथियार चलाने का। इसी को कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। जब परमाणु हथियार के इतिहास पर हम दृष्टिपात करेंगे तो पता चलेगा कि इसने एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन मैड का कॉन्सेप्ट लाया। मतलब यह है कि अगर आप हमें समाप्त करेंगे तो हम भी आपको समाप्त कर देंगे। इस डर से लगभग परमाणु युद्ध की संभावना समाप्त हो चुकी थी। वो 75 वर्षों के बाद यूक्रेन संकट में वो संभावना फिर उभर कर आई है। और यही समय है कि हमें क्यूबा प्रक्षेपात संकट की याद आ जाती है। उस समय दुनिया कैसे बची थी, अब फिर आगे दुनिया कैसे बचेगी। क्योंकि एक अमेरिकन फिलोसोफर है जिनका नाम आपने सुना होगा, उनका नाम है नोम चॉम्स्की। उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात कही थी। नोम चॉम्स्की ने कहा था कि जब तक 2 चीजें इस दुनिया में है तो हमारा सर्वाइवल बहुत समय तक संभव नहीं है। एक, परमाणु हथियार जिसका कोई विकल्प ढूंढा जाना चाहिए, और दूसरा, पर्यावरण संकट, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। जब तक यह पर्यावरण असंतुलन की स्थिति है तो कभी कोई प्राकृतिक आपदा इस दुनिया को समाप्त कर सकती है। और जब तक इन दोनों का हम हल ढूंढ नहीं लेते, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लॉन्ग सर्वाइवल इन दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया में अधिक समय तक जीवित रहने का ख्वाब नहीं देख सकते। विशेषकर माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जब मैं 3 दिन पहले जब रशियन स्टेटमेंट सुना, जब उसने अपना पार्शियल मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया, और जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने उसके जवाब में कहा कि हम भी परमाणु युद्ध के लिए तैयार हैं, तो ऐसा लगा कि फिर एक बार हम लोग उस परमाणु खतरे के कगार पर आ गए हैं। और किसी सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह सूचना किस तरह से इम्पोर्टेंट हो सकती है, इन तमाम बातों की चर्चा हम इसमें करेंगे। तो चलिए पहले चलते हैं हम लोग 75 वर्ष पूर्व, और फिर आएंगे 4 दशक पूर्व, और बताएंगे आखिर परमाणु युद्ध है क्या, और इसका खतरा कैसे मराने लगा, कैसे हम लोग बचते आए, क्यूबा प्रक्षेपात संकट क्या था, और इसी के आलोक में फिर हम यूक्रेन संकट में एक संभावना पर विचार करेंगे कि वर्तमान में क्या संभावना बन रही। तो क्यूबा प्रक्षेपात संकट घटनाक्रम ने कैसे करवटें बदली। माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, यू हैव हर्ड अ लॉट अबाउट कोल्ड वॉर। आप लोगों ने शीत युद्ध के विषय में सुना होगा। इस शीत युद्ध क्या है? तो शीत युद्ध 2 शब्द आते हैं, एक है शीत युद्ध या दूसरा गर्म शांति। द्वितीय विश्व युद्ध अभी समाप्त भी नहीं हुआ था, तो कुछ एक्सपर्ट का यहां तक मानना है कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू, क्योंकि कुछ आलोचक उसे थर्ड वर्ल्ड वॉर भी बोलते हैं। तो अभी जबकि द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था, उसी बीच सोवियत रूस, उस समय सोवियत रूस हुआ करता था, आज रूसी गणतंत्र। मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स और मेरे स्टूडेंट्स इस बात से वाकिफ होंगे कि सोवियत रूस और रूसी गणतंत्र में क्या फर्क है। सोवियत रूस तब 15 गणतंत्रों का संघ हुआ करता था, बहुत ही पावरफुल कंट्री।
आज भी दुनिया का लार्जेस्ट नेशन वो है, लेकिन तब तो दुनिया का इतना बड़ा नेशन था कि पूरा यूरेशिया रीजन उसके अधीन था और उसके अंदर कितने राष्ट्र समा सकते थे। आज भी उसका आकार काफ़ी बड़ा है, लेकिन फिर भी यूएसएसआर की तुलना में छोटा है। उसमें रूसी यूएसएसआर हुआ करता था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन जर्मन नाजीवाद के अगेंस्ट में पश्चिम के पूंजीवादी देश और सोवियत रूस ने मिलकर मोर्चा बनाया था। उसी वॉर के दरमियान, जिसमें मैं अभी विषयांतर होना नहीं चाहूंगा, उसी वॉर के दरमियान कुछ ऐसी घटनाएं घटती चली गई कि उसने एक बड़ा ही बहुत ही एक अगली टर्न ले लिया, बहुत ही एक एक गलत दिशा पकड़ ली। उसको शीत युद्ध का नाम दिया गया, क्योंकि परमाणु हथियार आ चुकी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य दुनिया में आ चुका था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसका जापान के विरुद्ध दुरुपयोग कर चुका था। उसमें बहुत लाखों लोग मारे गए थे और पूरी दुनिया उस परमाणु हथियार की दहशत से भयभीत हो चुका था। और उसी के आलोक में यह, जिसे शीत युद्ध कहते हो, वो शीत युद्ध आरंभ हुआ। अब चूंकि खुला युद्ध मुश्किल था, क्योंकि अधिक समय तक, हाँ यह सही है कि 1945 में जब जापान के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु हथियार का उपयोग किया था, उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का पहला देश था जिसके पास परमाणु हथियार था। लेकिन यह सुखद स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सकी, क्योंकि जब जापान के विरुद्ध परमाणु हथियार का प्रयोग हुआ, सोवियत रसिया भी जापान के अगेंस्ट में युद्ध में आ चुका था। हालांकि उसका इंटेंशन कुछ अलग था, जो मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। और फिर जब जापान अब हथियार डालने के कगार पर था, उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा परमाणु हथियार का जापान के विरुद्ध प्रयोग कर देना, जबकि इंटेलिजेंस यानी गुप्तचर विभाग भी बार बार यह सूचना दे रहा था कि जापान की मिट्टी पलीद हो चुकी है और जापान अब समर्पण करने के मुहाने पर है, और बावजूद इसके जापान के विरुद्ध परमाणु हथियार का प्रयोग करना, तो सोवियत रूस इस बात से काफी आहत हुआ और उसने तय यह किया कि मैं बहुत ही शीघ्र परमाणु हथियार प्राप्त करूंगा। और 4 वर्षों के अंदर ही सोवियत रूस ने परमाणु हथियार प्राप्त कर ली और 1949 में परमाणु हथियार सोवियत रूस के पास आ गया। फिर इसका परमाणु परीक्षण 1953 में ब्रिटेन किया, तो तीसरा देश ब्रिटेन बन गया। और 1960 में फ्रांस ने इसका प्रयोग किया, उसने उसने भी परीक्षण किया फ्रांस ने, तो न्यूक्लियर टेस्ट। उस परीक्षण के बाद चौथे कंट्री के रूप में फ्रांस शामिल हो गया। 5वीं कंट्री के रूप में वही समय था कि 1964 में, हालांकि उसकी भी अपनी एक दिलचस्प कहानी है। भारत में होमी जहांगीर भाभा नेहरू की सरकार को बार बार यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे थे कि अगर आप कहें तो हम बहुत कम कीमत पर परमाणु हथियार बना सकते हैं। हालांकि नेहरू की सरकार ने कुछ कारणों से अनुमति नहीं दी और नेहरू के बाद जो लाल बहादुर शास्त्री की सरकार आई, उसने भी होमी जहांगीर भाभा को यह अनुमति नहीं दी। तो खैर वो ऐसा तो नहीं कर पाए, हालांकि थोड़ा बेस वर्क करके गए, जिसका फायदा आगे चलकर भारत को मिला। 1964 में जब चाइना ने विस्फोट किया, शी बिकेम द 5th वन कंट्री टू ज्वाइन दिस न्यूक्लियर क्लब। अब ये 5वां कंट्री बना, तो अब तक तो व्हाइट कंट्री केवल परमाणु हथियार प्राप्त कर रहे थे, अब नॉन व्हाइट कंट्री भी प्राप्त करने लगे थे। तो 1968 में यूएसए ने पहली बार एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का कॉन्सेप्ट लाया। मतलब इन 5 को छोड़कर किसी छठे देश के पास परमाणु हथियार नहीं आना चाहिए। इंडिया ने बहुत आरंभ में कह दिया कि देखिए यह भेदभावपूर्ण है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इसलिए हम इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। इंडिया ने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, इजराइल ने नहीं किया। तो इस तरह से कई कंट्री ऐसे थे जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। फिर 1996 में एक सीटीबीटी का भी कॉन्सेप्ट लाया गया, उसका भी परमाणु प्रसार को रोकना ही उसका उद्देश्य था। खैर जो भी हो, लेकिन कोशिश यही रही कि परमाणु हथियार का ज्यादा प्रसार ना हो। परंतु जिन देशों के पास भी आ गया था, उसमें एक कंट्री सोवियत रूस एक कम्युनिस्ट कंट्री था और वह यूएसए का राइवल हो सकता था। इसलिए अब यह बात तय हो गई कि अब पहले का वॉरफेयर नहीं चलेगा, क्योंकि जो सोवियत रूस है वो सोवियत रूस उस वॉरफेयर का, सोवियत रूस के पास भी परमाणु हथियार आ चुके। इसलिए अब अगर कोई भी भविष्य में युद्ध होगा, अमेरिका और सोवियत रसिया के विरुद्ध खुला युद्ध होगा, या पश्चिमी देशों के साथ सोवियत रूस का जो युद्ध होगा, वो दुनिया को समाप्त कर सकती है। क्योंकि जापान पर जिस परमाणु हथियार का उपयोग किया गया तो मात्र 28,000 टीएनटी का था, लेकिन अब तो लाखों टीएनटी के परमाणु हथियार आ चुके थे। तो अब तो हम ऐसा नहीं सोच सकते थे कि परमाणु वॉर हो। तो इसी को कहते हैं
यहीं से आ गई है एक थियरी जिसको जो बेसिकली उसको एक डेटेरेंट थियरी भी कहते हैं, और जो डेटेरेंट थियरिस्ट हैं उन्होंने इसको स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सिटी नाम दिया है। स्टेबिलिटी इन स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि दोनों के पास परमाणु हथियार है लेकिन तनाव भी है, युद्ध की संभावना भी है। तो ऐसी स्थिति में दोनों खुले युद्ध में नहीं उतरते हैं परंतु प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं, मतलब एक दूसरे के कंधे पर दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक छोड़ना, लेकिन डायरेक्ट वॉर में नहीं उतरना, क्योंकि डायरेक्ट उन दोनों के बीच कोई कन्फ्रंटेशन होगा तो वह कोई बहुत विनाशक युद्ध का रूप ले सकता है। तो इसी क्रम में आप देखेंगे कि क्यूबा प्रक्षेपात संकट आया है, और मुझे याद है कि यूपीएससी के स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन, बड़ा ही प्रिय प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया था। वो प्रिय प्रश्न क्या था कि क्या शीत युद्ध कोई वास्तविक युद्ध की पीठिका बन सकती थी? वॉज कोल्ड वॉर और डिड कोल्ड वॉर बिकम अ प्रीकर्सर टू एन एक्चुअल वॉर? क्या शीत युद्ध किसी वास्तविक युद्ध की पीठिका बन सकती थी? उसका ज्वलंत उदाहरण है क्यूबा प्रक्षेपात संकट। अब चलिए हम लोग क्यूबा प्रक्षेपात संकट की कहानी में देखें। देखिए, ये मैं आपको अभी वर्तमान सिचुएशन बता रहा, और वर्तमान सिचुएशन में जो हमारा इशारा है ये है क्यूबा। इसमें क्यूबा के हेड हैं जो आपने नाम सुना होगा, उसमें एक कंटेंडर हैं फिडेल कास्ट्रो, जिनका डेथ हो चुका। राउल कास्ट्रो इन्हीं का भाई था, और आप लोगों ने चे गुएवारा या चे गुएवारा का नाम सुना होगा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी था। तो बेसिकली यह एक गुरिल्ला लीडर था, और अगर आप पूरे लैटिन अमेरिका को देखेंगे, जिसको आप संयुक्त राज्य अमेरिका या लैटिन अमेरिका बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके पीछे जो उसके दक्षिणी भाग आप देखते हो उसको आप लैटिन अमेरिका का भी, दक्षिणी अमेरिका को आप लैटिन अमेरिका भी बोलते हो, क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज लैटिन से इसका नाम लैटिन अमेरिका पड़ा। इधर बीच में कैरिबियाई क्षेत्र है, ये कैरिबियाई क्षेत्र, और यही क्यूबा है। अगर आप डिस्टेंस के अनुसार देखेंगे तो अमेरिका से, यूएसए से मात्र 90 किलोमीटर दूर ये पड़ता है, बिल्कुल उसके पिछवाड़े में, उसके गलियारे में आप कह सकते हैं। तो एक्चुअली घटना कुछ इस तरह की घटी कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो कोल्ड वॉर एक साइकोलॉजिकल या डिप्लोमेटिक वॉर था, वास्तविक युद्ध तो होना नहीं था। तो दोनों एक दूसरे का रास्ता काटने का प्रयास करते या घेरा बनाने का प्रयास करते। उसमें सोवियत रूस के अगेंस्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका ने बहुत लंबे चौड़े घेरे डाल रखा था। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का परमाणु हथियार कई जगहों से सोवियत रूस को निशाने पर लिया हुआ था। पश्चिमी जर्मनी से निशाने पर लिया हुआ था, और सबसे बढ़कर तुर्की से निशाने पर लिया हुआ था। अब तुर्की और सोवियत रूस के लोकेशन को देखेंगे तो ब्लैक सी से डिफाइन हो जाएगा कितना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में तुर्की है। वहां पर अमेरिका के जुपिटर मिसाइल लगे हुए थे, और सोवियत रूस के पास परमाणु हथियार तो था, लेकिन उसको हमेशा एक पैरिटी की चिंता थी कि देयर इज नो न्यूक्लियर पैरिटी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। दो कारणों से, क्योंकि 1958 से पहले जबकि सोवियत रूस ने अपने स्पुतनिक को स्पेस में नहीं छोड़ा था, तब तो स्थिति यह थी कि सोवियत रूस के पास कोई ऐसा बम वर्षक ही नहीं था जो परमाणु हथियार उठाकर और अटलांटिक महासागर पार कर संयुक्त राज्य अमेरिका को निशाना बनाकर दोबारा वापस आ सकता था। ऐसा उसके पास कोई बम वर्षक नहीं था। लेकिन यूएसए के पास पहले B-2 और फिर बाद में B-52 बम वर्षक था, और वो बड़े आराम से फ्यूल, अपना जो ईंधन है वो ब्रिटेन में ले सकता था, फ्रांस में ले सकता था, क्योंकि सारे यूरोपीय देश, मतलब अधिकांश यूरोपीय देश तो नेटो मेंबर्स थे। तो अमेरिका के लिए कोई समस्या ही नहीं थी। अमेरिका का तो यूरोप में हमेशा एक कदम होता था, 2 बटन सिस्टम था। परमाणु मिसाइल, परमाणु प्रक्षेपास्त्र लगे हुए थे यूरोपीय देशों में, एक बटन संबंधित कंट्री के पास होता था, एक बटन संयुक्त राज्य अमेरिका के पास होता था, तो कोई चिंता की बात ही नहीं। सोवियत रूस को यह चिंता सताई जा रही थी पहली बार तो यह कि भाई हमारे पास कोई ऐसा बम वर्षक नहीं है कि हम परमाणु हथियार अमेरिका पर अटलांटिक महासागर से परमाणु हथियार गिराकर वापस आ सके। जब उसने पहली बार स्पुतनिक को आकाश में छोड़ा, अंतरिक्ष में छोड़ा, तो स्पुतनिक को छोड़ने के बाद जिस समय टीप टीप की आवाज के साथ स्पुतनिक अंतरिक्ष में गई, उस समय एक नए एरा की शुरुआत हुई। सोवियत रसिया अचानक से स्पेस के क्षेत्र में यूएसए से आगे बढ़ गया। अब उसके पास इतनी कैपेबिलिटी आ गई कि मात्र कुछ मिनटों में एक परमाणु हथियार गिराकर और वही स्पुतनिक का रॉकेट वापस आ सकता था।
इतनी क्षमता सोवियत रूस के पास आ गई। चलिए एक पैरिटी तो स्थापित हुई। ये सोवियत रूस को अभी भी एक चिंता सताई जा रही थी। भाई अमेरिका ने हमें चारों तरफ से हमारे महाद्वीप में आकर घेर रखा है, लेकिन उत्तरी अमेरिका तो दूर रहा। उत्तरी अमेरिका में कनाडा वगैरह तो खैर उसके बहुत प्रॉक्सिमिटी में है। साउदर्न अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या कैरिबियाई क्षेत्र में भी अब तक मेरे पांव नहीं जमे हैं। तो सोवियत रूस उस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब अमेरिका में हमारा पांव जमे। अब देखिए सोवियत रूस में तो आप जानते हैं चुनाव होते नहीं थे। उसके जो प्रेसिडेंट थे वो प्रेसिडेंट एक तरह का स्वांग ही हुआ करता था। चुनाव के बिना एक पार्टी का जो महासचिव है वही प्रेसिडेंट बन जाता था और पूरे पावर को सेंट्रलाइज कर लेता था। तो इस तरह के पहले आप कहेंगे कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव तो व्लादिमीर लेनिन था। फिर उसका उत्तराधिकारी स्टालिन बना, तो 1953 तक स्टालिन वहां पर शासन करता रहा। वो अपने आप में बड़ा ही ऑटोक्रेटिक रूलर की तरह शासन किया, बहुत ही निरंकुश शासक की तरह। उसका उत्तराधिकारी आ गया निकिता ख्रुश्चेव, जो 1953 में आया, और वह कम्युनिस्ट लीडर वही उस समय निकिता ख्रुश्चेव हुआ करता था। तभी देखिए संयोग से एक कहावत आपने सुनी होगी कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा। कुछ कुछ सोवियत रूस के पक्ष में उसी तरह की बात घटित हुई। एक्चुअली ये देखिए, ये है क्यूबा। इसकी राजधानी हवाना है और ये अमेरिका से मात्र 90 किलोमीटर दूर था। यहाँ पर पहले एक इसका जो हेड था उसको फुलजेंसियो बैप्टिस्टा कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बैप्टिस्टा ही बोले। बैप्टिस्टा की सरकार थी जो प्रो अमेरिकन सरकार थी। मैं आपको बताऊं कि लैटिन अमेरिका या साउदर्न अमेरिका एंड कैरिबियाई क्षेत्र एक तरह से यूएसए का बैकयार्ड हो चुका था, गलियारा हो चुका था। वह यूएसए की सेमी कॉलोनीज की तरह थी। अगर इतिहास में थोड़ा आप पहले चलेंगे, लेकिन आप उतना पहले क्यों चलेंगे, लेकिन अगर थोड़ा पहले चले तो 1898 में यूएसए और स्पेन के बीच एक युद्ध हुआ था और वह युद्ध काफी चर्चित युद्ध है। उस युद्ध के बाद स्पेन से यूएसए ने दो क्षेत्र छीना था। एक एशिया प्रशांत क्षेत्र में फिलीपींस छीन लिया था और दूसरा क्यूबा दक्षिणी अमेरिका में। उस समय से क्यूबा एक तरह से अमेरिका की यूएसए की सेमी कॉलोनीज रही थी। वहाँ की जो पब्लिक यूटिलिटीज थी उस पर 80% पर अमेरिकन कैपिटल का नियंत्रण था। उसका आप अगर कहेंगे तो शुगर ट्रेड का 40% अमेरिका के नियंत्रण में था। उसके जो बाकी इकोनॉमी का रीजन है वो 60% अमेरिकन पूंजी के कब्जे में था। और जो सियो बैप्टिस्टा है वो एक तरह से अमेरिकन प्रॉप की तरह काम कर रहा था। तभी एक गुरिल्ला लीडर फिदेल कास्त्रो का उद्भव हुआ और 1959 में उसने बैप्टिस्टा की सरकार को अपदस्थ कर दिया। मतलब उस एक कू लाया, कू यानी सैनिक एक तख्ता पलट करके बैप्टिस्टा की सरकार को समाप्त करके और क्यूबा पर कब्जा कर। चलिए यहां तक तो यूएसए देखता रहा कि क्यूबा पर अब फिदेल कास्त्रो का कब्जा हो गया। लेकिन फिदेल कास्त्रो उस समय तक कम्युनिस्ट नहीं हुआ था, उस समय तक वो साम्यवादी नहीं हुआ था। लेकिन उसका अप्रोच एंटी अमेरिकन था, कहीं ना कहीं एंटी कॉलोनियल अप्रोच उसका अवश्य था और वो अपने आप में एंटी अमेरिकन अप्रोच था। उसने पहला काम यह किया कि क्यूबा में जो महत्वपूर्ण उद्योग थे और महत्वपूर्ण क्षेत्र, सर्विस सेक्टर भी, सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं, जहां पर अमेरिकन कैपिटल लगा हुआ था, अमेरिकन पूंजी लगी हुई थी। कहा जाता है कि एक समय ऐसा था कि क्यूबा में अमेरिकन राजदूत क्यूबा के प्रेसिडेंट के बाद सेकेंड मैन था जो सबसे अधिक प्रभावशाली हुआ करता था। कई बार तो वह क्यूबा के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा आगे निकल जाता था। और मैं एक बार आपको याद दिलाऊं, हालांकि अगर पीछे चलेंगे 19वीं सेंचुरी के अर्ली डेकेड्स में, 1823 में 1822 में एक आज से 200 वर्ष पहले ठीक एक अमेरिकन प्रेसिडेंट हुआ था जिसका नाम मुनरो था। उसने यूरोपीय देशों को चेतावनी दी, तो उसी संदर्भ में उसने मुनरो सिद्धांत दिया था, मुनरो डॉक्ट्रिन। मुनरो डॉक्ट्रिन में उसने कहा था कि लैटिन अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका का गलियारा है। अगर उसमें कोई बाह्य शक्ति हस्तक्षेप करती है तो वो एक तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप होगा। तो मतलब उसने खुली चेतावनी यूरोपीय देशों को दी और वही अमेरिकन विदेश नीति का आधार रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। जब तक शीत युद्ध आरंभ नहीं हुआ तब तक अमेरिकन पॉलिसी यही रही, यूएसए शुड रिमेन कन्फाइंड टू इट्स ओन कॉन्टिनेंट, मीन्स कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट, इट शुड नॉट मूव टुवर्ड्स यूरोप एंड द यूरोपियन कंट्रीज शुड नॉट बी अलाउड टू इंटरवीन इनटू द इंटरनल मैटर ऑफ अमेरिकन कंट्रीज।
तो मतलब उसका एक तरह से मौन समझौता यह था कि हम यूरोपीय देश अमेरिका के मामले में हस्तक्षेप ना करें और यूएसए यूरोपीय देशों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, द्वितीय विश्व युद्ध तक मोटे तौर पर इसी पृथकतावाद की नीति पर अमेरिकी नीति चलती रही थी। अब जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका ने इस नीति का उल्लंघन किया था, लेकिन वो चाहता नहीं था कि कोई यूरोपीय शक्ति अमेरिका या लैटिन अमेरिका के मामले में कोई किसी ढंग का हस्तक्षेप करे, या विशेषकर साम्यवाद का तो पांव अमेरिका में कभी ना जमे, वही उसका प्रयास था, वो उसको वॉच कर रहा था। अब जब फिडेल कास्त्रो का उद्भव हुआ और फिडेल कास्त्रो ने अमेरिका के विरुद्ध बिगुल बजा दिया और उसने लैटिन अमेरिका में जहां जहां अमेरिकी पूंजी लगी हुई थी, जिन जिन उद्योगों में, उसका राष्ट्रीयकरण शुरू कर दिया, तो यूएसए के तो पैर तले जमीन खिसक गए। आइजनहावर गए थे और आए जॉन एफ कैनेडी 1960 में। जॉन एफ कैनेडी इस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे, तो कैनेडी ने एक बार उन्होंने क्यूबा पर एक आक्रमण भी करवाया। बहुत ही अपने कुछ क्यूबा के ही कुछ गुरिल्ले थे जो फिडेल कास्त्रो के विरोधी थे, उनको संगठित कर और अमेरिकन छतरी में अमेरिकन एयरफोर्स की सहायता से उन्होंने 1961 में क्यूबा पर आक्रमण करवाया। उसको कहते हैं द बे ऑफ पिग्स इन्वेजन। वो उस जगह का नाम है बे ऑफ पिग्स, तो बे ऑफ पिग्स इन्वेजन के नाम से जाना जाता है। इस बार अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि वो ना तो फिडेल कास्त्रो को पद से हटा पाया, न उसकी हत्या करवा सका। हाँ, उसकी जो गुप्तचर एजेंसी CIA थी, वो निरंतर फिडेल कास्त्रो की हत्या करवाने के लिए प्रयत्नशील थी। अब यही समय है जब उधर सोवियत रूस के निकिता क्रुश्चेव की भी आंखें चमकने लगी। उसे लगा कि ये तो गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है, ईश्वर प्रदत्त अवसर है, इसका फायदा उठाना चाहिए और फिडेल कास्त्रो के असंतोष का लाभ उठाकर क्यूबा में अपना पांव जमाना चाहिए। तो उसने कुछ क्यूबा की तरफ हाथ हिलाना शुरू कर दिया। फिडेल कास्त्रो का भी झुकाव साम्यवाद की तरफ होता गया और कहीं ना कहीं साम्यवाद की तरफ जो उसका झुकाव था, वो अमेरिकन पूंजीवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम था और वो साम्यवाद की तरफ झुक रहा था। दोनों के बीच एक मौन समझौता हो रहा था। इसी क्रम में घटना है 19 मई 1962 की, यानी 19 मई 1962 को एक अमेरिकन डेलीगेशन क्यूबा में आया। वो आया था कुछ टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट करने को क्यूबा अपना इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना चाहता था और हाइडल पावर प्रोजेक्ट को डेवलप करना चाहता था। उसके लिए कहीं ना कहीं एक अमेरिकन टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत थी। तो एक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट ग्रुप यानी तकनीकी सहायता समूह के नाम से ही एक अमेरिकन डेलीगेशन आया और फिडेल कास्त्रो से वो मिला। लेकिन ये डेलीगेशन तो आया था, ये तो बेसिकली एक तरह से आप कहें तो टेक्निकल डेलीगेशन था, लेकिन इसके साथ कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी आए गुप्त रूप से और फिडेल कास्त्रो को अकेले में उन्होंने प्रस्ताव दिया कि हम आपको परमाणु हथियार से लैस कर सकते हैं, क्या आप तैयार हैं? तो हम अपने परमाणु प्रक्षेपास्त्र आपके क्यूबा में लगा सकते हैं। अब फिडेल कास्त्रो शुरू में तो असमंजस में पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन था। तो उसने पहले अपने भाई राउल कास्त्रो से, फिर चे गुएवारा से, इन सब से। चे गुएवारा एक बहुत ही डेडिकेटेड कम्युनिस्ट गोरिल्ला लीडर था और वो उसका राइट हैंड भी था। तो उन सब के साथ गुप्त रूप से वार्ता की। वार्ता में यही तय हुआ कि यह एक अवसर है, क्योंकि विशेषकर जो बे ऑफ पिग्स आइलैंड पर जो अमेरिका ने हमला करवाया था, तो अब फिडेल कास्त्रो को भी लग रहा था कि जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने फिर इस प्रपोजल को बड़े उत्साहपूर्वक स्वीकार कर लिया। अब खेल शुरू हो गया। जुलाई अगस्त से अमेरिकन शिप्स सीक्रेटली क्यूबा आने लगे और टोटल माना गया 85 अमेरिकन शिप्स ने, यानी 85 अमेरिकन जहाज ने 185 यात्रा क्यूबा की। उसमें 7 न्यूक्लियर सबमरीन्स भी थे, मतलब परमाणु हथियारों से लैस 7 जहाज थे। उन जहाज को प्रोटेक्शन दे रहे थे और कुल मिलाकर 162 परमाणु मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में अमेरिका ने लगाए। उसमें एक एक मिसाइल जो जापान पर के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराया गया था, उससे 70 गुना अधिक खतरनाक था। और ऐसे 162 क्यूबा में हथियार लगाए गए, परमाणु हथियार, सीक्रेटली गुप्त रूप से, कि भविष्य में अगर पिग्स ऑफ आइलैंड जैसा हमला हुआ तो क्यूबा इसका मुकाबला करेगा। तब तक यूएसए को कुछ पता नहीं था। अचानक से 16 अक्टूबर के बाद
कुछ घटना ऐसी हुई कि अमेरिकन टोही विमान जब क्यूबा के पास से गुजर रहा था तो उसने किसी तरह से उस मिसाइल के बारे में जानकारी हासिल कर ली और यह सूचना मिली अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को। हालांकि आप तो जानते हैं सोशल साइंस हैं तो किसी भी कहानी के थोड़े बहुत वर्जन अलग होते हैं, लेकिन मैं आपको एक वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज से बता रहा हूँ। जब यह सूचना मिली तो जॉन एफ कैनेडी तो काफ़ी बेचैन हो गया। उसने फिर एक बार मुनरो सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। जॉन एफ कैनेडी ने घोषणा की कि देखिए, क्यूबा अमेरिका का गलियारा है और क्यूबा के आंतरिक मामले में अगर कोई बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप होता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप होगा। मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स यहाँ नोटिस करने वाली एक बात है कि यही यूएसए है जो रूसी गणतंत्र के न चाहने पर भी एक तरफ यूक्रेन को नेटो में ले रहा था। आपने बल्कि आप देखेंगे तो यूएसए के मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। ये सोवियत रशिया के बगल में जितने ब्लू और ग्रीन आपको जितने भी फिगर दिखते हैं ये सभी के सभी नेटो के मेंबर्स हैं। ब्लू देखिए, अब इसमें 2 फिनलैंड और स्वीडन भी बन चुके हैं। ये यूक्रेन बनने से रहा तब तक उसने हमला कर दिया। अब यूक्रेन अगर बन जाए, बेलारूस तो खैर उसको, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया ऑलरेडी आप जानते हैं कि मेंबर्स है जो सोवियत रशिया के नेबरहुड में है। आप एक तरफ इतने सारे देश हैं और आपके जितने भी नेटो मेंबर्स हैं वो सब आपके परमाणु हथियारों के द्वारा सुरक्षित किए गए हुए हैं और वो आप सोवियत रशिया, आप रूसी गणतंत्र के, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो मैं आपको बताऊंगा कि कितना बड़ा ब्रिज था अमेरिका का। खैर देखिए, यह वही यूएसए है जो सिर्फ इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि अमेरिकी महाद्वीप के किसी भाग में भी रूसी परमाणु हथियार लगे। वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहा है, जबकि एक कॉर्नर में देखिए यही है क्यूबा जहां वो सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन वही आप देखिए कि रूस के संदर्भ में अगर रूस ने गलत किया, रूस जो कर रहा है यूक्रेन के साथ, ये पूरी दुनिया ही निंदनीय है। लेकिन जो यूएसए भी दूध का धोया नहीं है, क्योंकि उसने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अगर 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 उस समय यूएसए ने थोड़ी सी दूरदर्शिता दिखाई होती, थोड़ा सा राष्ट्रीय स्वार्थ से अपने आप को ऊंचा उठाया होता तो आज यूक्रेन युद्ध नहीं हो। लेकिन वही देखिए आप कि यही क्यूबा के मामले में यूएसए कितना पर्टिकुलर है, इतना ज्यादा संवेदनशील रहा कि वो सहन नहीं कर पाया। और 22 अक्टूबर 1962 को, क्योंकि देखो ये सब कॉन्टेम्पररी घटना है तो मैं डेट बाय डेट आपको बता रहा हूं, 22 अक्टूबर 1962 को उसने दुनिया को यह घोषणा की कि देखिए क्यूबा में परमाणु हथियार लगाए गए हैं और इस तरह से रशिया वहां पर परमाणु हथियार का सप्लाई कर रहा है। उसके बाद उसने क्या किया कि जैसे क्यूबा का जो शोर है, जो किनारा है, उसके 3 मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, सामुद्रिक सीमा, वहां पर उसने अपने जहाज खड़े कर दिए और फिर उसने उस रीजन को क्वारंटाइन कर दिया। क्वारंटाइन का मतलब है कोई भी रूसी जहाज अब इस क्वारंटाइन एरिया में नहीं आ सकता है। उसने बिल्कुल इस बात को क्लियर कर दिया कि नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल, वी विल नॉट अलाउ रशियन शिप्स टू रीच देयर। यहां पर देखिए, यहां यही रूसी मिसाइल लगा हुआ है, तो उसने इस रीजन को क्वारंटाइन कर दिया। उसके बाद इतना ही नहीं, अमेरिका U-2 जेट विमान क्यूबा के ऊपर मर्राने लगा। अब फिदेल कास्त्रो बेचैन हो रहा है। फिदेल कास्त्रो अलेक्जेंडर अलेक्सेयेव है, वह रूसी राजदूत है क्यूबा में बहाल। उसने रूसी राजदूत अलेक्सेयेव से उसने कहा कि अब समय आ गया है कि आप निकिता क्रुश्चेव से पूछिए कि हम उनके लिए और ऐसा क्या करें कि वो हमारे साथ खड़े हों। अभी जरूरत है कि पूरी तरह हमारे साथ खड़े हों। तो अलेक्सेयेव को भी आश्चर्य लगा कि हमारे साथ खड़े हों से क्या मतलब है, हम तो आपके साथ खड़े हैं, अब आप क्या चाहते हैं। तो फिदेल कास्त्रो ने कहा कि हमें निकिता क्रुश्चेव से और भी एक्टिविज्म और भी सक्रियता की उम्मीद है। तो उसने पूछा किस तरह की सक्रियता आप चाहते हैं। अलेक्सेयेव ने कहा आप क्या चाहते हैं, हम यूएसए पर, अमेरिका पर परमाणु हमला कर दें। तो अलेक्सेयेव ने कहा कि देखिए, मैं यह नहीं चाहता, मैं सिर्फ कॉमरेड निकिता से यही चाहता हूं कि उनको यह संदेश आप दे दें कि हम जिस कगार पर खड़े हैं उसमें अगर हम अमेरिका को समाप्त नहीं करते हैं तो अमेरिका पहले क्यूबा को समाप्त करेगा और फिर सोवियत रूस को समाप्त कर देगा। अब अब यहाँ पर कॉमरेड निकिता को यह तय करना है वो समाप्त करना चाहेंगे या समाप्त होना चाहेंगे। और यह बात कही। फिर उसने ये घटना, मैं बता रहा हूं आपको, 26 अक्टूबर की घटना है। 27 अक्टूबर को मॉर्निंग में जाके 3 AM में जाकर वो जगाता है अलेक्सेयेव को, फिदेल कास्त्रो, और कहता है कि किसी समय अमेरिकन्स हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए आप सिर्फ आप अंडरग्राउंड चले जाइए
और आप ये बहुत अब समय आ गया है कि आप अपने आप को एक सुरक्षित जगह पर ले जाइए, क्योंकि किसी से अमेरिकी हमला हो सकता है। और फिर उसने 27 अक्टूबर को एक लेटर बनाया, और लेटर बना कि उसने निकिता क्रुश्चेव को भेजा, जिसमें निकिता क्रुश्चेव को उसने स्पष्ट रूप से ललकारा कि इस युद्ध में आपको खुला उतरना चाहिए। और वही समय है कि अमेरिकन U-2 जेट का गतिविधियां क्यूबा पर मराने लगी। उधर क्यूबन लोगों में भी एक अजीब सा उत्साह आ गया। सारे क्यूबन्स, लगभग 4 लाख क्यूबन्स ने तुरंत अपने आप को सेना में भर्ती किया, बंकर में बैठने लगे और एक तरह से युद्ध के लिए अपने आप को तैयार करने लगे। क्यूबा के जो हवाना यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर्स बच्चों को बंदूकें बांटते थे। इस तरह का माहौल हो गया। महिलाओं स्क्वाड खड़ी हो गई। जो महिला लीडर थी उसमें फेडरेशन ऑफ वुमेन्स फेडरेशन था क्यूबा का, उसकी हेड एक महिला थी। उसने महिलाओं को अपील की कि आप हर जगह पुरुषों के साथ खड़े हों, प्रोडक्शन कम नहीं होना चाहिए, और अगर युद्ध में जरूरत हो तो आपको युद्ध मैदान में भी जाना होगा। अब इस तरह का माहौल, लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो भयभीत थे और ये युद्ध नहीं चाहते थे। इन बहुत सारे क्यूबा के जो लोग थे उनको लगता था, वो अपने आप को मानते थे कि ब्रेड गिवर है हमें। वह एक तरह से फिडेल कास्ट्रो को वो बहुत ऊंची निगाह से देखते थे। वो मानते थे कि अमेरिकी साम्राज्यवाद से इसने हमारी रक्षा की है, हमें इस संकट के समय इनके साथ खड़ा होना है। अब यही समय है। अब आ जाता है मामला 27 अक्टूबर को। अब जो निकिता क्रुश्चेव है स्वयं इनडिसिसिव है, स्वयं अनिर्णय की स्थिति में है, क्योंकि इतनी बड़ी युद्ध के लिए वो तैयार नहीं है। वो ये नहीं सोच रहा है कि परमाणु हथियार, अगर परमाणु युद्ध अगर क्यूबा में अगर फैल जाता है, और यह तो पूरी दुनिया में युद्ध फैल जाएगा, और इट विल बी ए क्वेश्चन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, ये तो मानव सभ्यता के अस्तित्व के लिए संकट हो सकता है। वह निकिता क्रुश्चेव भी भयभीत हो रहा है। इधर 27 अक्टूबर को एक अनप्रिजिएट घटना हुई, क्योंकि इधर बैक चैनल से रशिया अमेरिका के बीच कुछ वार्ता भी चल रही थी। तभी एक अमेरिकन U-2 जेट, उसका U-2 जहाज था, विमान था, उस विमान, वो क्यूबा के आकाश पर वो विमान मराने आया, वह ऑब्जर्व कर रहा था, और उसका पायलट था रूडोल्फ एंडरसन। हालांकि बहुत सारे पायलट्स वहाँ पर थे, वो सब भी वहाँ पर एक्टिव थे, और जब रशियन और क्यूबन्स जब निशाना बनाते थे तो बच के निकल जाते थे। लेकिन रूडोल्फ एंडरसन उतना भाग्यशाली नहीं निकला। उसके जहाज पर निशाना लगा और उसका जहाज गिर गया। जब रूडोल्फ एंडरसन के जहाज की कैजुअलिटीज हुई और रूडोल्फ एंडरसन मारा गया, तब यूएसए ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया, और उसने एक लेटर निकिता क्रुश्चेव को भेजा, और निकिता क्रुश्चेव को जो लेटर भेजा उसको उसने पब्लिक भी कर दिया। उधर जो जॉन एफ कैनेडी, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, जॉन एफ कैनेडी, उसने अपने छोटे भाई रॉबर्ट कैनेडी को एक तरह से डिप्यूट किया। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में सोवियत रूस का राजदूत था जिसका नाम था एंटोली डोबिरिनिन। उसने कहा कि एंटोली डोबिरिनिन से तुम जाकर मिलो, और जाकर उनसे कहो कि 12 घंटे से 24 घंटे के अंदर यूएसए को कुछ निर्णय लेना होगा, और वो निर्णय बहुत ही टफ होगा। अभी यूएसए के विमान पर क्यूबन लोगों ने हमला किया है, और अब अमेरिका उसका जवाबी कार्रवाई करेगा। अब निकिता क्रुश्चेव को भयभीत हो गया, क्योंकि निकिता क्रुश्चेव को भयभीत होने की वजह थी कि इस एक्सटेंट तक डिवास्टेशन होगा उसने सोचा नहीं था। बल्कि उसने तो रशियन आर्मी को भी यहाँ से आदेश दे रखा था कि अमेरिकी जहाज पर हमला मत करना। लेकिन वहाँ जो मैन ऑन द स्पॉट था, वो मैन ऑन द स्पॉट बिना इसकी इजाजत को उसने उसके विमान को गिरा दिया। अब निकिता क्रुश्चेव के पास कोई ये नहीं था। उसने तुरंत अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और अपने जो असिस्टेंट कम्युनिस्ट पार्टी के जूनियर लीडर्स हैं, वो उनकी उसने बैठक बुलाई, और बैठक बुलाकर उसने तय किया कि देयर इज नाउ द क्वेश्चन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। इट इज नॉट सिंपली अ क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल ऑफ रशियंस और क्यूबन्स और अमेरिकन्स, इट इज द क्वेश्चन ऑफ मैनकाइंड एज अ होल। So it is in the larger benefit of humanity, you have to make a retreat from the war. मतलब अब समय आ गया है। यह मामला केवल रूस का मामला, अमेरिका का, सोवियत रूस का मामला, अमेरिका का मामला, या फिर क्यूबा का मामला नहीं रह गया है। यह मानव जाति के अस्तित्व का सवाल है, इसलिए हमको इससे पीछे हट जाना है। ऐसा कहा, और तब तुरंत उसने मॉस्को रेडियो से उसने
ये जारी किया। इधर अमेरिका का लेटर जब क्यूबा को पहुंचा, उस लेटर में क्या था उसको भी देख लीजिए, क्योंकि क्रुश्चेव ने पहले पेशकश की थी इसके साथ। 2 पेशकश उसने की थी अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से अपने एक लेटर में, क्योंकि बैक चैनल तो वार्ता दोनों के बीच हो ही रही थी। तो निकिता क्रुश्चेव ने पहली बात यह कही कि देखिए, एक तो आप क्यूबा से अपने प्रक्षेपास्त्र को हम हटा लेंगे। अगर आपको उस प्रक्षेपास्त्र पर आपत्ति है तो सोवियत रूस अपना प्रक्षेपास्त्र वहां से वापस ले लेगा, लेकिन बदले में आपको 2 काम करना। एक, आपको पूरी तरह से एश्योरेंस देना होगा कि भविष्य में आप क्यूबा पर हमला नहीं करें, और दूसरा, आपको तुर्की से जुपिटर न्यूक्लियर मिसाइल को हटाना पड़े। तो अब देखिए, पहली शर्त को तो मान लिया अमेरिका ने, कहा कि हम एश्योरेंस देते हैं पूरी तरह से अपनी तरफ से क्यूबा पर अमेरिका हमला नहीं करे। लेकिन जहां तक रह गई जुपिटर मिसाइल को हटाने की, वो हमारा निजी मिसाइल नहीं है, वो नेटो का मिसाइल है, और इसमें हमको नेटो का भी अनुमोदन लेना होगा। तो ये तो पब्लिकली आई, इसमें कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि गुप्त रूप से अमेरिका ने उसको आश्वासन दे दिया निकिता क्रुश्चेव को कि हम जुपिटर मिसाइल भी हटा लेंगे, और आगे हटाया भी। तो मतलब यह हुआ कि इन दोनों के बीच गुप्त वार्ता हो गई। अब जब वार्ता हो गई तो मॉस्को रेडियो से अनाउंस किया निकिता क्रुश्चेव ने कि क्यूबा से हम मिसाइल वापस ले रहे हैं, और बिना फिदेल कास्त्रो से अनुमोदन लिए, बिना फिदेल कास्त्रो से वार्ता किए हुए। जैसे अभी आप मेरी इस नई पीढ़ी के मेरे स्टूडेंट्स हैं या व्यूअर्स हैं, वो देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन का जो विध्वंस है उसके लिए आपको अमेरिका उत्तरदायी लगता होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि अगर यूएसए को उसको सहायता नहीं करनी थी तो यूएसए इस एक्सटेंट तक क्यों ले गया। जानता था कि बार बार व्लादिमीर पुतिन चेतावनी दे रहा है, और या तो उसके साथ वो खड़ा होता, खैर हालांकि खड़ा होता तो उसका परिणाम और भी बुरा हो सकता था। एक तरह से अगर आप लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी कहें तो नहीं खड़ा होना ही ज्यादा श्रेयस्कर हुआ, लेकिन यह भी तो सही है कि यह नौबत वो आने नहीं देता। तो वही गुस्सा उस समय क्यूबन के उस जनरेशन वहां के लोगों को लग रहा था, जब अचानक से यूएसए ने डिसीजन लिया, अचानक से जब निकिता क्रुश्चेव ने यह निर्णय लिया कि हमें जॉन एफ कैनेडी से समझौता करके अपने मिसाइल को वापस ले लेना है, और क्यूबा के लोगों से, फिडेल कास्त्रो से या उसे किसी सीनियर लीडर और ब्यूरोक्रेट से पूछा तक नहीं गया। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रकरण है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक वहां का एक रेवोल्यूशन करके एक मैगजीन निकलती थी क्यूबा से, यानी न्यूज़पेपर, और वह कास्त्रो का ही एजेंसी थी, और उसको चला रहा था, उसका नाम था कार्लोस फ्रैंक्वी। वो विशेषज्ञ था, वो एडिटर था उसका। इधर फिडेल कास्त्रो के हवाना स्थित जो उसका अपना हाउस है, निजी हाउस, उस निजी हाउस में कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर लीडर्स की बैठक चल रही थी, जिसमें राउल कास्त्रो था, उसका छोटा भाई चे गुएवारा था, ये सब उसमें सीनियर लीडर्स और ब्यूरोक्रेट्स कुछ बैठे हुए थे। उसी समय कार्लोस फ्रैंक्वी का एक टेलीफोन आया, इस न्यूज का मैं क्या करूं। तो फिडेल कास्ट्रो पूछता है किस न्यूज का क्या करना है, कौन सा न्यूज है। तो चुप हो गया, उसको लगा कि अब अगर ये अप्रिय बात सुनेगा तो हो सकता है आप खो दे। तो पूछा इसने फिडेल कास्ट्रो ने कौन सा न्यूज, तो वो जब हेजिटेट किया, जब वो साइलेंट हुआ, तो इसने उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित किया कि नहीं नहीं प्लीज स्पीक क्लियरली, व्हाट इज द न्यूज। तो उसने कहा, तो उसने उसका पूरा न्यूज पढ़कर सुना दिया कि निकिता क्रुश्चेव ने निर्णय लिया है क्यूबा से प्रक्षेपास्त्र वापस लिया। अब उसने अपने आप से वो बाहर, मतलब इतना रिएक्ट किया इस बात को सुनकर फिडेल कास्त्रो ने, उसने गंदी गंदी गालियां तक निकाली शुरू कर दी। बास्टर्ड, सन ऑफ ए बीच, न जाने इतनी कितनी सी गालियां दी, और सामने टेलीफोन उसका रखा हुआ था, उस टेलीफोन के पूरे तार को लपेट कर और सामने मिरर पर ऐसा दे मारा कि मिरर चकनाचूर हो गया। और उसी समय क्यूबा में रिएक्शन शुरू हो गया। क्यूबा में कहना था कि निकिता क्रुश्चेव ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, बल्कि यहां तक बात चली गई कि मैं आपको बताऊं कि एक क्यूबन एक्सपर्ट था, क्यूबन किसी इंटेलेक्चुअल वहां का बुद्धिजीवी था, उसने यहां तक कहा इतिहास इस बात का मूल्यांकन करेगी कि क्यूबा को ज्यादा क्षति किसने पहुंचाई, सोवियत रूस की दोस्ती ने या अमेरिका की दुश्मनी। तो मतलब बात यहां तक पहुंच गई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसी समय था कि जहां जहां जो गुरिल्ला सब लगे हुए थे सोल्जर्स के रूप में, जहां तक पोजीशन लेकर बैठे हुए थे,
उन लोगों ने एक मंत्र की तरह एक चैंट को गुनगुनाना शुरू कर दिया कि निकिता मार्क्विता टुकु से देन दानो से क्विता। मतलब उसका ये कहना था कि वो वो प्लेंसी मतलब एक्चुअली बेसिकली उसने निकिता क्रुश्चेव को, अगर मैं हिंदी में कहूँ तो उसका भाव ये निकलता है कि अरे ओ बुज़दिल, क्या तुम जानते नहीं कि किसी को जो चीज़ दी जाती है वो वापस ली नहीं जाती। मतलब वहाँ के लोगों का कहना था कि जब एक बार तुमने मिसाइल लगाए तो मिसाइल को वापस क्यों लिए। लेकिन चलिए, एक तस्वीर का एक दूसरा पक्ष भी है। बहुत सारे क्यूबन्स ऐसे थे जिनकी जान में जान आई कि चलिए हम अमेरिकी हमला से बच गए। और की तो बात छोड़िए, मैं आपको बताऊं कि चे गुएवारा जो एक डेडिकेटेड कम्युनिस्ट गुरिल्ला लीडर रहा था, जब वह उस फिडेल कास्ट्रो के मीटिंग से बाहर निकलता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया थी कि सीधे वो अपने एक्स वाइफ की जो बेटी थी, छोटी सी 6 वर्ष का उसका डॉटर, उससे मिलने गया और प्यार से उसका हाथ पकड़ के कहा कि माई डॉटर, इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू सी यू अगेन। ये मेरे लिए एक बड़ा अवसर है कि मैं तुमको दोबारा देख सका, क्योंकि ये जो बास्टर्ड यंकीज ने जो हमारे साथ किया, मतलब यंकीज अमेरिकन को कहते थे, तो उस वजह से हमारा बचना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर भी हम बचकर आ गए। तुम अभी नहीं समझोगी, तुम बच्ची हो। जब तुम बड़ी होगी और इतिहास पर होगी तब तुम जानोगी कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस इस तरह से टला। इसी समय 28 तारीख को ये पूरा ड्रामा अंत हुआ। सोवियत रसिया ने अपनी मिसाइल वापस लेने का निर्णय लिया। अमेरिका ने जवाबी हमला बंद कर दिया। दोनों परमाणु शक्तियों के बीच की टकराहट रुक गई। अब हम वर्तमान पर आते हैं। क्या व्लादिमीर पुतिन भी वही विवेक दिखाएंगे जो निकिता क्रुश्चेव ने दिखाया था? क्या जो बाइडेन भी वही कमजोरी दिखाएंगे जो निकिता क्रुश्चेव ने दिखाया था? लेकिन अगर जो बाइडेन जवाबी हमला करता है और व्लादिमीर पुतिन अगर अपने इसी एग्रेसिव रवैये पर कायम रहता है, तो आप ही बताएं कि दुनिया का क्या होगा? ये कितना इरेस्पॉन्सिबल स्टेप होगा? मैं अपने आप को किसी फॉरेन मामले का कोई बड़ा विशेषज्ञ नहीं मानता, लेकिन मुझे जब तक रशियन वॉर का कंक्लूजन नहीं हो जाता, रशियन यूक्रेन का वॉर का सीज फायर नहीं हो जाता, युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, तब तक गले पर पूरे दुनिया के लोगों पर यह परमाणु हथियार का खतरा मंडरा रहा है। लोग इस भयानकता को भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जो नोम चॉम्स्की का जो कहना है कि दो चीजें जब तक समाप्त नहीं होगी दुनिया नहीं बचेगी। एक तो परमाणु हथियार का कोई विकल्प ना ढूंढा जाए और दूसरा यह जो पर्यावरण संकट है उसका हल न ढूंढा जाए। अब देखिए, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक रूस और अमेरिका के बीच का इस तरह का विरोधाभास बना रहेगा और बीच में चाइना, टर्की और इस तरह की जो तीसरी पार्टी है वो लाभ उठाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के मुद्दे पर भी सहमति नहीं बन सकेगी। और अभी दुनिया पैंडेमिक से उभरी नहीं कि दो बड़े खतरे। और लेकिन हम उम्मीद करते हैं, जैसे क्यूबा पर छिपा संकट में लोगों ने नहीं सोचा था यह बला टलेगी, उसी तरह उम्मीद करता हूँ, इसी आशावादिता को लेकर आगे बढ़ता हूँ, यह बला भी टलेगी और कहीं न कहीं यूक्रेन तथा इस रूसी युद्ध का निराकरण निकलेगा और परमाणु हथियार के खतरे से दुनिया। तो मैं स्टूडेंट्स, फिर इस वीक में मैं कई बार आने वाला हूँ। पहले तो 31 अक्टूबर को आ रहा हूँ एक लेक्चर लेकर, वल्लभ भाई पटेल। आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और आप लोग, मैं कोशिश करूँगा कि अधिक से अधिक लाभान्वित होइए। मेरी पूरी योजना वही है। आगे मैं 1-2 अनाउंस करने वाला हूँ कि हर वीक में कुछ चीज़ें मैं दिलवाने वाला हूँ, ताकि करंट इश्यूज और अतीत और वर्तमान से परस्पर जुड़ाव बना रहे और स्टूडेंट्स इस ज्ञान से लाभान्वित होते रहें। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू द नेक्स्ट।